मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो बीच में रह गया था। तो हमने क्या देखा था, मापन की डेफिनेशन देखी थी, मापन के स्तर देखे थे। तो आज हम क्या देखते हैं, मापन के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आवश्यक तत्व है वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं के किसी गुण या विशेषता आदि का वर्णन किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के गुण हो या उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो मापन के द्वारा लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति है वो कितना इंटेलिजेंट है, कितने उसमें गुण है, तो इन चीज़ों का पता है वो हम मापन से पता लगाते हैं कि उसकी कितनी मात्रा है। किसी गुण का वर्णन करने से पूर्व कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना आवश्यक होता है। मापे जा रहे गुण की स्पष्ट रूप से व्याख्या करना, उस गुण की कार्यकारी परिभाषा तैयार करना और गुण को इकाइयों के रूप में व्यक्त करने की प्रकृति का निर्धारण करना ही वास्तव में मापन करते रहे तीन आवश्यक तत्व हैं। तो ये तीन आवश्यक तत्व है वो कौन कौन से हैं, तो गुण स्पष्ट व्याख्या करना और उसकी परिभाषा तैयार करना और उसकी इकाइयों को व्यक्त करना। तो ये तीन गुण हैं जो दिए गए हैं। अब इनकी व्याख्या है वो इस क्वेश्चन में दी गई है। तो सबसे पहले है गुण की व्याख्या। तो जो एट्रीब्यूट होता है इसके एक्सप्लेनेशन इसमें हम देखेंगे। व्यक्तियों या वस्तुओं के किस गुण का मापन करना है। व्यक्ति में बहुत से गुण होते हैं, कुछ मानसिक भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं। तो कौन से गुण का हमें मापन करना है, इसके निर्धारण के उपरांत गुण को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना आवश्यक होता है। जिस गुण का हम मापन कर रहे हैं उसको स्पष्ट करना सबसे पहले क्या होता है, आवश्यक होता है। इससे मापन कार्य सरल, सुगम तथा स्पष्ट हो जाता है। मतलब पहले से हमें पता हो कि हमें इस चीज़ का अध्ययन करना है। मान लो व्यक्ति है वो ऐसे पागल बन रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मनोचिकित्सक है उसके पास उसको लेकर जाना पड़ेगा, उसको जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो है वो उसका मापन करेगा, उसको पता लगाएगा कि इसको समस्या है वो कहाँ से है, क्यों है, कितनी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो प्राय भौतिक गुणों जैसे लंबाई, भार, ऊंचाई आदि की व्याख्या करना आवश्यक नहीं होती, क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए इसका अभिप्राय एक ही होता है। अब किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की कम है, मोटे हैं, पतले हैं, तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सभी व्यक्तियों के लिए समान है। उसके बाद देखिए, परंतु शैक्षिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक गुणों के लिए ये बात सही नहीं है। अब शैक्षिक मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं, किसी का सोचने समझने का नजरिया होता है, वो सबका अलग अलग होता है, तो ये थोड़ी सी टिपिकल पड़ जाती है। तो उसके बाद देखिए, सभी व्यक्तियों के लिए इसका अभिप्राय एक ही होता है, परंतु शैक्षिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक गुणों के लिए बात सही नहीं है। भिन्न भिन्न व्यक्ति इन गुणों के भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए बुद्धि शब्द का अर्थ है वो बुद्धि की जो डेफिनेशन थी वो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने क्या दी थी, अलग अलग दी थी। तो कोई भी हम वर्ड ले लेते हैं, वृद्धि ले लेते हैं, विकास ले लेते हैं, बुद्धि ले लेते हैं, सामंजस्य ले लेते हैं, तो ये क्या होती है, इसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं होती है। तो देखिए डेफिनेशन अलग अलग कैसे है। कुछ विद्वान बुद्धि को समायोजन की योग्यता समझते हैं कि हम किसी भी वातावरण में खुद को कितना समायोजित कर पाते हैं, ये होती है बुद्धि। जबकि कुछ मनोविज्ञान सीखने की योग्यता मानते हैं कि किसी चीज़ को हम कितनी मात्रा में सीख सकते हैं, उसमें हमें कितना टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो उसको क्या मानते हैं, बुद्धि मानते हैं। कुछ अन्य मनोविज्ञान इसे चिंतन की योग्यता मानते हैं कि हम किसी चीज़ को कितने चिंतन उसके बारे में कर पा रहे हैं। तो ये जो बुद्धि है इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी। किसी ने क्या माना, किसी ने समायोजन की योग्यता माना, और किसी ने सीखने की योग्यता माना, किसी ने चिंतन की योग्यता माना। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन है वो अलग अलग दी है। अगर मापन करने से पूर्व मापनकर्ता के समक्ष क्या है, पूर्ण रूप में स्पष्ट होना चाहिए कि जिस गुण का मापन उसे करना है उस गुण का अभिप्राय क्या है। मतलब कौन से गुण का गुण ले रहे हैं, कौन से गुण का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको प्रॉपर है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से गुण का हमें अध्ययन करना है, कौन से का हमें मापन करना है। स्पष्ट मापन का जो कार्य है वो प्रथम चरण मापन किए जाने वाले गुण की स्पष्ट व्याख्या करना है। तो कोई भी गुण है सबसे पहले उसका सबसे पहला गुण क्या है, गुण की व्याख्या करना कि सबसे पहले गुण का पता लगाना कि हमें कौन से गुण का मापन करना है। हम कौन से गुणों को ले रहे हैं, बाह्य ले रहे हैं, शरीर की ऊंचाई, लंबाई, इनको ले रहे हैं, या हम बुद्धि को ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक गुणों को ले रहे हैं,
बाद देखिए गुण की कार्यकारी परिभाषा। मापन किए जाने वाले गुण की व्याख्या करने के उपरांत मापन कार्य का दूसरा सोपान होता है गुण की कार्यकारी परिभाषा तैयार करने का कार्य प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पता लगाया कि कौन से गुण का हमें मापन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस गुण की व्याख्या करनी है और दूसरा हमें उस गुण की जो परिभाषा है वो क्या करनी है, आरंभ करनी है। इसके लिए उन संक्रियाओं को निश्चित करना होता है जिससे मापनकर्ता वांछित गुण की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को पहचान सके। तो डेफिनेशन देंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सा गुण है और उसकी वांछित और अवांछित परिभाषाएं है वो कौन कौन सी हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी प्रतीत होता है कि गुण की व्याख्या तथा उसकी कार्यकारी परिभाषा में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। तो गुण की व्याख्या करना या परिभाषा करना, ये दोनों क्या है, आपस में रिलेट है, एक ही चीज है। परिभाषा क्या होती है, उसको शॉर्ट रूप में बताना, व्याख्या क्या होती है, उसको लॉन्ग टर्म में उसकी हर एक चीज को डेफिनेट करना। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कोरिलेट करती हैं। वास्तव में कार्यकारी परिभाषा में प्रयुक्त संक्रियाएं ही गुण की व्याख्या तथा उसकी कार्यकारी परिभाषा में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है और वास्तव में कार्यकारी परिभाषा में प्रयुक्त संक्रियाएं ही गुण की व्याख्या को प्रत्यवत तथा स्थूल रूप से अभिव्यक्त करती हैं। जैसे कक्षा 1 के छात्रों की गणित संप्राप्ति और उसके अंकों की संख्याओं को पहचानना, लिखने तथा 1 या 2 अंक वाली संख्याओं को जोड़ने घटाने की योग्यता के द्वारा कार्यकारी ढंग से परिभाषा की जा सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको एक अंक को उसको जोड़ना, उसको माइनस करना, उसको डिवाइड करना, तो ये चीज़ें हैं वो क्रम वाइज सिखाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले परिभाषित करना है कि हमें क्या लेना है, बच्चों को अंक सिखाने हैं, बच्चों को अल्फाबेट सिखानी है, कौन सी चीज़ हमें सिखानी है। तो स्पष्ट है कि इसमें मापनकर्ता के लिए वे संक्रियाएं बताई गई हैं जिनके द्वारा कक्षा 1 के छात्रों में गणित संप्राप्ति की मात्रा को व्यवहारिक रूप से ज्ञात कर सकता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या पता लगाया कि हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ानी है। तो पहला जो गुण था वो क्या था, गुण की व्याख्या करना। तो सबसे पहले हमने पता लगाया कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमें मैथ्स लेना है, उसके बाद उसकी परिभाषाएं लेना। तो मैथ्स में हम कौन कौन से टॉपिक बच्चों को सिखा रहे हैं, उनको ऐड करना सिखा रहे हैं, उनको डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन, कौन सी चीज़ हम सिखा रहे हैं, उस चीज़ की परिभाषा व्यक्त करना, ये 2 नंबर पे आता है। उसके बाद इसका थर्ड देखिए, गुण को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। तो गुण को जरूरी है, हम अपन क्या इसके सोपान बनाते हैं। अब जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक ले लिया तो बच्चे को जैसे डिवाइड सिखानी है तो सबसे पहले उसको काउंटिंग सिखाना, उसके बाद उसको ऐड सिखाना, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्शन सिखाना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्रम वाइज होती हैं, ये इनके क्या होते हैं, सोपान आते हैं जिनको एक एक करके हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। मापन के इस अंतिम सोपान की संक्रियाओं के आधार पर गुण को इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब इसकी छोटी छोटी इकाइयों में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। स्पष्ट है कि यह मापन का वास्तविक सोपान है, जबकि पूर्ववर्ती दोनों सोपान इस गुण की पूर्व तैयारी में है और इस सोपान में व्यक्तियों तथा वस्तुओं के अंतर्निहित के गुणों का वास्तविक रूप का वर्णन किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी गुण को सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको उसका जो शाब्दिक विवरण है वो देखते हैं, उसके बाद उसको परिभाषा कैसे देनी है, उसकी परिभाषाएं सीखते हैं, उसके बाद हम तीसरे नंबर पर क्या सीखते हैं, उसकी इकाइयों को व्यक्त करना, मतलब हम उसके सोपानों को कैसे ले रहे हैं, क्रम वाइज क्रम है वो बच्चों को सिखाने के लिए। तो इस प्रकार ये हमने मापन के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।